मैं सत्येंद्र सिंह। आज हम लोग क्लास 11th का सेकंड फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो कि पहला चैप्टर है इलास्टिसिटी। अगर सेकंड फिजिक्स का पहला चैप्टर देखा जाए तो प्रत्यास्था आपका चैप्टर है। यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें जो इलास्टिसिटी चैप्टर होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर देखा जाए इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए देखते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से हम लोग चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा पहला चैप्टर है प्रत्यास्था, इसे हम लोग कहेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ठीक है। यही से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस चैप्टर को शुरू करें इससे पहले हम लोग एक पहले बेसिक बैकग्राउंड बना लेते हैं और फिर देखते हैं। आप लोग देखिए, अब तक आप लोगों ने जो पिंड के बारे में पढ़ा है, बॉडी के बारे में पढ़ा है, या कोई वस्तु है, तो कुल मिला के हम एक चीज़ को ये मान के चलते हैं कि कोई भी अगर दुनिया में मैटर है तो उसे हम एक बॉडी के तौर पे ही हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। हम लोग मान के चलेंगे कोई बॉडी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो बॉडी होता है, बॉडी के रूप में अगर हम बात करें बॉडी, तो ये बॉडी क्या हो सकती है, वस्तु हो सकती है, ये पिंड हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बॉडी की बात करें तो ये दो प्रकार का हम मान सकते हैं। एक हमारा क्या होगा, एक रिजिड बॉडी होगा, रिजिड बॉडी जिसे हम बच्चों दृढ़ पिंड कहेंगे, दृढ़ पिंड कहेंगे। और दूसरा हमारा है फ्लेक्सिबल बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी, इसे हम लोग कहेंगे लचीला पिंड, लचीला पिंड। बच्चों, आप जानते हो कि अगर कोई भी बॉडी है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इन पर, ये बॉडी है, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, अगर इस पर फोर्स लगाया जाए तो आप जानते हो कि इनके अणुओं के बीच में क्या होगा, स्थान परिवर्तन होगा। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु है, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अंतरा आणविक आकर्षण बल लगाते हैं। अगर हम कहें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं। और वो किस नेचर का होता है, तो बच्चों वो होता है आपका अट्रैक्शन नेचर का होता है। तो यहाँ पर इनके अणुओं के बीच में कौन सा बल लगेगा, अंतरा आणविक बल लगेगा। इसे हम लोग कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और ये बच्चा किस प्रकृति का होगा, तो बच्चा ये आपका अट्रैक्शन नेचर का होगा, अट्रैक्शन प्रकृति का होगा, ठीक है। कैसा बल होगा, आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल, ठीक है ना। तो हम कहेंगे अणुओं के बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। अब अगर यही आकर्षण बल आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो ये क्या होगा, ये एकदम परफेक्ट सॉलिड बनेगा, इनका एक जो शेप होगा वो निश्चित रहेगा और एक रिजिड बॉडी का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी और फ्लेक्सिबल बॉडी को कैसे हम डिफाइन करेंगे, हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु पर अगर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, अगर हम बल लगाते हैं बच्चा, अगर हम बल लगाते हैं तो उनके अणुओं के बीच में, अगर उनके अणुओं के बीच में स्थान परिवर्तन होता है तो उसे हम कहेंगे कि ये बॉडी कैसा है, कि कहते हैं रिजिड बॉडी है। तो हम कहेंगे किसी वस्तु पर, हम यहां लिखेंगे परिभाषा, किसी वस्तु पर बल लगाने से उनके अणुओं के बीच स्थान परिवर्तन होता है तो उसे रिजिड बॉडी कहते। स्थान परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है तो उसे रिजिड बॉडी कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। तो बच्चा, मैंने मान लिया कि एक ये बॉडी है, एक ये पिंड है, और इस पिंड पर हमने क्या किया, बल लगाया, हमने एक बल लगा दिया और हमने देखा कि इनके अणु जहां पर थे वहीं पर है, अणुओं के बीच में कोई स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये कहलाएगा रिजिड बॉडी। लेकिन आप जानते हो बच्चों कि दुनिया का ऐसा कोई भी बॉडी
परफेक्ट रिजिड नहीं होता, प्योर रिजिड नहीं होता है। किसी न किसी एक निश्चित बल पर वो क्या कर जाएगा, फेल कर ही जाएगा या ब्रेक कर जाएगा, टूट जरूर जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों, रिजिड बॉडी। फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होती है, इसी के अपोजिट होगा। हम क्या करेंगे, किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और बल लगाने से उनके अणुओं के बीच में स्थान परिवर्तन हो जाता है, तो हम कहेंगे बच्चों कि वो कैसा बॉडी है, फ्लेक्सिबल बॉडी। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर बल लगाने से उनके अणुओं के बीच स्थान परिवर्तन हो जाता है, तो उस वस्तु या बॉडी को फ्लेक्सिबल बॉडी कहते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी कहते हैं। तो बच्चों हम लोग रिजिड बॉडी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इस चैप्टर में फ्लेक्सिबल बॉडी पर ही क्या करना है, पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है, और इसी पे फोर्स लगेगा। तो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या इसमें चेंजिंग हो सकती है, ये हमारे लिए जरूरी है, ठीक है दोस्तों। आइए चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज की बात आई, आप एक चीज याद रखिएगा, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई भी बॉडी प्योर रिजिड नहीं होती, कोई भी बॉडी प्योर रिजिड नहीं होती, प्योर रिजिड नहीं होती है। किसी न किसी फोर्स पर बच्चों वो जरूर ब्रेक कर जाएगा, ठीक है, टूट जरूर जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं। ये जो बॉडी है, हमने देखा कि इस पर अगर हम बल लगाते हैं तो बल लगाने से क्या होता है, इनके अणुओं के बीच में स्थान परिवर्तन होता है या परिवर्तन नहीं होता है। तो जो हम बल लगाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं जब हम किसी बॉडी पर बल लगाते हैं, आपने पढ़ा है फर्स्ट फिजिक्स में आपने पढ़ा है फर्स्ट फिजिक्स में कि कोई भी बॉडी है, अगर उस पर हम बल लगाते हैं तो फोर्स लगाने से वहां पे कुछ चेंजिंग होगा। और वो चेंजिंग क्या होगा बच्चों, जैसे किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, स्थिति का परिवर्तन हो जाता है। अगर वो विराम अवस्था में है तो किस अवस्था में हो जाएगा, गति अवस्था में, और गति अवस्था में है तो किस में हो जाएगा, विराम अवस्था में। तो हम कह सकते हैं उसका पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है। जो फोर्स होता है किसी वस्तु का पोजीशन चेंज करता है। तो अगर बच्चा हम बात करें कि जो फोर्स है उसका काम क्या है, जो बल है उसका काम क्या है, तो बल का बच्चा काम क्या है कि पहला नंबर किसी भी वस्तु का क्या करता है, स्थिति को क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, स्थिति को परिवर्तित करता है, ठीक है। स्थिति को परिवर्तित करने का मतलब क्या है कि अगर वो रेस्ट में है तो उसे बच्चा किस में कर देगा, मोशन में कर देगा, और अगर मोशन में है तो उसे किस में कर देगा, रेस्ट में कर देगा। ये पहला बल का क्या है, नेचर है। बल ये चीज जरूर करता है। दूसरा नंबर हम देखते हैं बल क्या करता है, बल किसी वस्तु का शेप और साइज को क्या करता है, चेंज करता है, किसी वस्तु के आकार एवं आकृति को परिवर्तित करता है। और तीसरा नंबर क्या करता है, बल किसी वस्तु के डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, उसकी दिशा को क्या करता है, परिवर्तित करता है। ये बल का काम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो बल पढ़ेंगे, हमने कहा कि किसी वस्तु पर जब बल लगता है दोस्तों तो कैसा बल लगेगा, तो बच्चों वाह्य बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, वाह्य बल लगेगा। किसी वस्तु पर हम जो बल लगाते हैं वो कैसा बल होता है, वाह्य बल होता है। अब यही जो वाह्य बल है, इसी बल को हम लोग नाम देंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। क्या नाम देंगे, विरूपक बल। पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं, फिर हम परिभाषा देख लेंगे। सॉरी, देखिए बच्चा, अगर हम बात यहां करें कि जो बल है उसको कैसे हम कैटेगराइज करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स, बल, और ये जो बल है बच्चा, इसी को हम लोग बोलेंगे इस चैप्टर में डिफॉर्मिंग फोर्स। देखो, बल को अगर देखा जाए तो अलग अलग चैप्टर में बल को अलग अलग नाम से पुकारा गया है या बोला गया है। जैसे बच्चा अभिकेंद्री बल,
आप वृत्तीय गति चैप्टर में आपने देखा, आप केंद्रीय बल, आपने घर्षण बल देखा, आपने गुरुत्वाकर्षण बल देखा है। तो बल को हर चैप्टर में कोई ना कोई एक नया नाम दे दिया जाता है, लेकिन बल लगाने से केवल उसके अंदर परिवर्तन वही होता है, स्थिति परिवर्तन करेगा, या तो उसका आकार आकृति परिवर्तित कर देगा, या तो क्या करेगा, उसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं विरूपक बल। तो इस चैप्टर में जो हम बल है उसको किस नाम से जानेंगे, विरूपक बल के नाम से जानेंगे। अब ये जो विरूपक बल है ये आपका दो प्रकार का होगा। ये जो विरूपक बल है ये दो प्रकार का होगा। एक हमारा होगा क्या, नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, और एक होगा हमारा टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। इसे हम लोग बच्चों कहेंगे स्पर्शी बल। क्या कहेंगे, स्पर्शी बल, स्पर्शी बल। और ये जो बल है इसे हम लोग कहेंगे बच्चा अभिलंबवत बल, अभिलंबवत बल, अभिलंबवत बल। ये आपका टेंजेंशियल फोर्स और ये आपका नॉर्मल फोर्स। ठीक है ना। अब यहीं पे हम लोग बात करेंगे कि जो ये नॉर्मल फोर्स होता है ये दो प्रकार का होगा। ये जो नॉर्मल फोर्स है ये दो प्रकार का है। हम इसको परिभाषित करेंगे, पहले चीजों को समझ लेते हैं। ये आपका टेंजेंशियल, ये टेंसाइल फोर्स होगा, और एक आपका होगा कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स को हम लोग कहेंगे संपीड्य, संपीड्य बल कहेंगे, और टेंजाइल फोर्स को हम लोग कहेंगे तनन बल, तनन बल। ठीक है ना। तो अभिलंबवत बल, तनन बल, स्पर्श, कंप्रेसिव फोर्स, संपीड्य बल, और ये स्पर्शी फोर्स। इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं शियर फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शियर फोर्स। इसे हम लोग कहेंगे अपरूपक बल, अपरूपक बल। अब बच्चा समझते होता क्या है, जैसे ये बॉडी है, मान लो ये एक ये बॉडी है, वस्तु है, वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे। अगर ये बॉडी है तो इस पर अगर ये क्या है, इसकी सतह, ये वाली सतह, इस सतह के लंबवत अगर ये सतह है, इस सतह के परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लगता है तो उस फोर्स को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स कहेंगे। तो ये बच्चा क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स दो प्रकार का, टेंजाइल फोर्स और एक कंप्रेसिव फोर्स। तो अगर बच्चा हम उसे पकड़ के खींच रहे हैं तो ये क्या हो गया, टेंजाइल फोर्स हो गया, टेंजाइल फोर्स हो गया। और उसे अगर हम दबा रहे हैं तो वो क्या हो गया, कंप्रेसिव फोर्स हो गया, संपीड्य बल हो गया। ठीक है ना। अगर हम पकड़ के खींच रहे हैं तो वो क्या हो गया, तनन बल हो गया, टेंजाइल फोर्स हो गया। अगर हम उसे दबा रहे हैं तो वो क्या हो गया बच्चा, कंप्रेसिव फोर्स हो गया। लेकिन क्या दो के दोनों बल बच्चों ये सतह के क्या हो रहे हैं, लंबवत ही तो लग रहे हैं ना। तो सतह के क्या लग रहे हैं, परपेंडिकुलर लग रहे हैं, लंबवत। इसका मतलब कि 90 अंश पे लग रहे हैं, इसीलिए इसे हम नाम देते हैं नॉर्मल फोर्स। क्या नाम देंगे, नॉर्मल फोर्स। ये दो प्रकार का, टेंजाइल फोर्स और ये कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स की बात करते हैं। जैसे बच्चा ये सरफेस है, ये बॉडी है, ये उसका सरफेस है। अगर इस सरफेस के पैरेलल अगर बल लगे तो हम उसे कहेंगे क्या, शियर फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स। स्पर्शी, उसे स्पर्श करके बल लगाए। ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्शी बल। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर बल लगा दिए तो ये क्या होगा, अभिलंबवत बल। लेकिन बोर्ड के बच्चा ऐसे हम बल लगाए, ऐसे स्लिप कर रहा है ना, तो ये क्या सा बल हो गया, ये टेंजेंशियल फोर्स हो गया या शियर फोर्स हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो बच्चों अब इसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक परफेक्ट आपके पास नोट्स होगा तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ये जो कैटेगरी हमने बनाया है इसको आप कैटेगराइज कर लीजिए। बल आपका, इसमें बल को हम नाम देंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। और ये दो प्रकार का होगा, एक नॉर्मल फोर्स होगा, एक टेंजेंशियल फोर्स। ये भी आपका दो प्रकार का होगा, एक टेंजाइल फोर्स होगा, एक और कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है बच्चा। अब इसकी हम लोग क्या देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। ठीक है। तो परिभाषा में सबसे पहले हम देखेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, इसके बारे में देखेंगे बच्चा। आइए बच्चा, इसके बारे में, इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, लिखिए। किसी पिंड पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, एक्सटर्नल बोले तो बाह्य बल, किसी पिंड पर या किसी बॉडी पर, हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। किसी बॉडी पर, किसी बॉडी पर एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल फोर्स, इसे हम लोग बच्चा कहेंगे बाह्य बल। एक्सटर्नल फोर्स लगाने से
लगाने से उसके अणुओं के बीच में स्थान परिवर्तन होता है तो उस बल को विरूपक बल कहते हैं। उस बल को विरूपक बल कहते हैं। तो कोई भी बच्चा अगर बॉडी है, अगर उस पर हम बल लगाते हैं, उनके अणुओं के बीच में स्थान परिवर्तन हो जाता है। जैसे बच्चा हमने कहा कि ये अणु है, ये मॉलिक्यूल्स है, और हमने क्या किया, ये मिलकर क्या एक बॉडी का निर्माण किए हैं। इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, हमने क्या कर दिया, इस पर बल लगा दिया। अब इनके अणु ऐसे हो गए, अपने स्थान को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इन्होंने क्या किया, अपने स्थान को चेंज कर दिया। तो अब ये जो इनका स्थान परिवर्तित हुआ तो किसके कारण हुआ, बल के कारण ना। कौन से बल, ये जो हमने वाह्य बल लगाया, इसी वाह्य बल को हम नाम देंगे विरूपक बल। ठीक है ना। तो अगर कह रहा है कि स्थान परिवर्तन, अणुओं के बीच में अगर बच्चा स्थान परिवर्तन हो जाएगा तो उसमें क्या क्या चेंजिंग देखने को मिल जाएगी। अगर अणुओं के बीच में स्थान परिवर्तन होता है, अगर अणुओं के बीच स्थान परिवर्तन अगर होता है बच्चा, तो क्या क्या उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो पहला नंबर परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसका बच्चा क्या हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दूसरा नंबर बच्चा क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, उसमें उसका आयतन चेंज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, उसका आयतन चेंज हो जाएगा। ये हमें देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो इतना हो गया, ये डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में हो गया। अब हमें बात करना है बच्चा किसके बारे में, नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करना है। अभिलंबवत बल क्या होता है बच्चों, अभिलंबवत बल। ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं कि कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं नहीं, या हमें अगर कोई कमियां है तो उसे बताएं ताकि हम उसे इम्प्रूव कर सकें। मैं एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा और पूरा आपका न्यूमेरिकल भी कवर करूंगा। एकदम अच्छे लेवल का हम लोग एनसीईआरटी का भी न्यूमेरिकल देखेंगे और वैसे भी न्यूमेरिकल देखेंगे, ताकि हमारा फिजिक्स अच्छे से मजबूत हो सके, हमारा नहीं आपका। ठीक है। आइए देखते हैं नॉर्मल फोर्स, अभिलंबवत बल। नॉर्मल फोर्स, इसे बच्चा कहेंगे अभिलंबवत बल। क्या होता है अभिलंबवत बल, इसके बारे में बात करते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो हमने कहा कि ऐसा बल, ऐसा विरूपक बल जो किसी बॉडी के सतह के लंबवत लगता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिलंबवत बल। तो परिभाषा लिखेंगे, ऐसा विरूपक बल जो किसी बॉडी के सतह के अभिलंबवत लगता हो। अभिलंबवत बोले तो लंबवत, परपेंडिकुलर। अभिलंबवत बोले तो लंबवत लगता हो तो उस बल को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो उस बल को नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, उससे क्या कहेंगे, नॉर्मल फोर्स। तो ये बच्चा अगर बॉडी है तो इसके सतह के क्या होगा, लंबवत ऐसे लग रहा है, या बच्चा ये क्या हो रहा है, इसको पकड़ खींच रहे हैं, ये दबा रहा है और इसे हम पकड़ के खींच रहे हैं। तो ये जो सतह है, इस सतह के लंबवत लग रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो बल है वो क्या है, नॉर्मल फोर्स है। ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंबवत बल। ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब ये जो हमने बात किया कि जो अभिलंबवत बल होता है वो बच्चा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। जो अभिलंबवत बल होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ से अब इसको हम कैटेगराइज करेंगे, देखेंगे टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है ना। तो अगर देखें नॉर्मल फोर्स, तो ये बच्चा 2 प्रकार से, एक क्या होगा टेंसाइल फोर्स, एक क्या
होगा टेंसाइल फोर्स, और ये बच्चा क्या होगा कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। अब यहां देखते हैं टेंसाइल फोर्स क्या होगा, एक बॉडी है, अगर उस पर सतह के लंबवत ऐसे वो पकड़ के खींच रहा है तो इसे हम कहेंगे तनन बल। क्या कहेंगे? तनन बल या टेंसाइल फोर्स कहेंगे। इसे हिंदी में बच्चा कहेंगे तनन बल, ठीक है ना, इसे क्या कहेंगे? तनन बल। तो ये क्या है बच्चा? टेंसाइल फोर्स, ठीक है। अब आप जानते हो अगर ये बॉडी है तो इस बॉडी का बच्चा कुछ ना कुछ क्या होगा? लंबाई होगा। जब हम इसे पकड़ के खींचेंगे इनके अणुओं के बीच में क्या होगा? स्थान परिवर्तन होगा। इनके अणुओं के बीच में क्या होगा? स्थान परिवर्तन होगा, और उस स्थान परिवर्तन से क्या होगा? इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हम पकड़ खींच रहे हैं ना, और किसी भी वस्तु को अगर हम पकड़ खींचते हैं तो उसकी हमेशा क्या होती है? लंबाई बढ़ती है। इसका मतलब कि जो इसका लेंथ होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो लेंथ होगा वो इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, लंबाई बढ़ जाएगी। और इसका जो विड्थ है बच्चा, जो विड्थ है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु की लंबाई बढ़ती है तो उसका जो चौड़ाई होता है वो क्या होता है? घटता है। तो विड्थ क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब लंबाई में क्या हो जाएगी बच्चा? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। और जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, उसमें क्या हो जाएगी बच्चा? कमी हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज की बात और करें, थिकनेस उसका क्या हो जाएगा? जो उसकी मोटाई होगी वो क्या हो जाएगी? अगर लंबाई बढ़ेगी तो किसी भी वस्तु की क्या होती है? मोटाई क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाएगी। तो ये भी बच्चा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब कमी होगी। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चा कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स की बात करें कि जैसे ये बॉडी है, सतह के लंबवत लग रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? उसको दबा रहा है। इसी को हम बच्चा नाम देते हैं संपीड्य बल। नाम देते हैं संपीड्य बल। हिंदी मीडियम वाले क्या समझेंगे? संपीड्य बल, ठीक है ना। अब इसकी लंबाई अगर बच्चा L है तो जब इसे दबाओगे तो इनके अणुओं के बीच में स्थान परिवर्तन होगा। ये सब अणु एक दूसरे से और चिपक कर रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर लंबाई कम हो जाएगी तो हम यहाँ कहेंगे जो लेंथ है, लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। मतलब जो लंबाई है वो क्या होगी? घटेगी। अगर लंबाई घटेगी तो चौड़ाई, जो विड्थ है, जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। और बच्चा थिकनेस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। थिकनेस भी क्या हो जाएगा? उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगा बच्चा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चा क्या था? नॉर्मल फोर्स और टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा टेंजेंशियल फोर्स। क्या बात करते हैं? टेंजेंशियल फोर्स की बात करते हैं। क्या होता है टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि जो नॉर्मल फोर्स होता है सतह के लंबवत लगता है तो नॉर्मल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स में क्या होता है? अगर सतह के समांतर लगता है, कोई भी बॉडी है अगर उसके सतह के समांतर अगर बल लगता है तो उस बल को नाम हम देंगे बच्चा क्या? हम नाम देंगे स्पर्शी बल नाम देंगे, या अपरूपक बल नाम भी देंगे, ठीक है ना। क्या नाम देंगे? अपरूपक बल, ठीक है। तो टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। तो यहां पर देखते हैं, हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसा विरूपक बल, ऐसा विरूपक बल जो किसी बॉडी के सतह के समांतर कार्य कर रहा हो तो उसे क्या नाम देंगे? टेंजेंशियल। तो उसे टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। और बच्चा हमने बताया था इसे स्पर्शी बल कहेंगे, या इसी को एक नाम देते हैं क्या? शियर फोर्स। क्या नाम देंगे? शियर फोर्स। ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे तो जितने प्रकार के फोर्स हैं उतने प्रकार के हमें स्ट्रेस भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आज शियर फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं या टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहे हैं तो आगे चल के शियर स्ट्रेस के बारे में हमें देखना भी पड़ेगा, समझना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था? शियर फोर्स। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में।
आगे हम इसके बाद देखेंगे डिफॉर्मेशन क्या होता है, विरूपक क्या होता है, और यहाँ पे आगे चल के हम लोग इलास्टिक डिफॉर्मेशन देखेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखेंगे, और हम लोग देखेंगे इलास्टिक बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, इलास्टिसिटी क्या होती है। आगे चल के हम लोग धीरे धीरे पहले एक बैकग्राउंड बना लेते हैं और फिर मेन टॉपिक पे आते हैं, ताकि सारी चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब